हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और आज की इस यूट्यूब क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने की थी, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोबन ह्यूम। एल, एलन ऑक्टोबन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से 1884 में की थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया गया। ए ओ ह्यूम एक पक्षी विशेषज्ञ थे और ये कांग्रेस के प्रमुख सचिव थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ए ओ ह्यूम ने ही इसे स्थापित किया है, तो कांग्रेस के प्रथम जो सचिव थे वो ए ओ ह्यूम ही थे। एक्चुअली होता क्या है कि ए ओ ह्यूम जब प्रारंभिक वर्षों में जब अपनी सेवा कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा कुछ अपनी सेवा में रहते हुआ पता लगा कि ऐसा कुछ आभास हुआ कि राष्ट्र विद्रोही गतिविधियां कुछ हो रही हैं, जिससे कि भारत में विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने उस समय जो वायसराय थे, वायसराय डफरिन, उनसे ये कहा कि इन फ्यूचर विद्रोह हो सकता है, तो हम एक संस्था की स्थापना करते हैं जो कि कोई जहाँ से लोग अपना जो विरोध है वो बाहर निकाल सके। तो उस समय भारत के गवर्नर वायसराय डफरिन के संपर्क करके उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और 1906 तक ये वहाँ सचिव रहे थे। ए ओ ह्यूम के बारे में आपको इतनी दो बातें याद रखनी, एक तो ये पक्षी विशेषज्ञ थे, दूसरा ये सेवानिवृत्त अधिकारी थे और कांग्रेस के ये पहले सचिव रहे थे 1906 तक, और इनके बारे इनकी जीवनी लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने। अब देखते हैं हम कांग्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो इसकी जो स्थापना की वो ए ओ ह्यूम ने की। इसका जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ, लेकिन पहले ये जो अधिवेशन था ये पूना में होना तय था कि पूना में होगा। जब 1884 में इसकी स्थापना हुई, तो ये जो अधिवेशन था इसका पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण वहां पर ये अधिवेशन कैंसिल कर दिया गया और इसका अधिवेशन रखा गया मुंबई में। मुंबई में कहाँ रखा गया, इसकी इस जगह के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यह जगह थी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। उस समय इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इनके सचिव कौन थे, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ए ओ ह्यूम, वो 1906 तक रहे। और दूसरे सचिव हमारे रहे थे दिनसा वाचा। प्रथम अधिवेशन के बारे में हम कुछ बातें, हमें फैक्ट्स याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। वो यह था कि इसमें एक तो टोटल सदस्य जो थे 72 थे, और जैसे कि हमने अभी देखा कि इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। मुंबई में हुआ तो इसके जो ज्यादातर सदस्य 38 सदस्य मुंबई से थे, और दो मुस्लिम सदस्य थे, बदरुद्दीन तैयब जी और रहीमतुल्ला सियानी। बदरुद्दीन तैयब, रहीमतुल्ला सियानी, ये दो मुस्लिम सदस्य थे। 38 सदस्य सिर्फ मुंबई से थे और टोटल सदस्य थे हमारे पास 72। प्रथम अधिवेशन की कुछ मांगे थी, जैसे कि इन्होंने अभी अभी अधिवेशन शुरू किया था कांग्रेस वालों ने, तो इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी। तो आप खुद सोचिए कि अगर पहले पहले अधिवेशन होगा तो वो ज्यादा बड़ी मांगे इन्होंने नहीं रखी, नॉर्मल सी मांगे थी इनकी। जो एक देश को लेकर, राष्ट्रवादी धारणा को लेकर कुछ जो मांगे थी वो इस प्रकार थी कि सबसे पहले तो इन्होंने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार मांगा। दूसरा, उस समय जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वो सेना पर अत्यधिक खर्च कर रहे थे, जो कि जायज नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सैन्य खर्च की कमी की मांग रखी। आईसीएस परीक्षा जैसे कि सरकारी सेवाओं में अ, वो कह रहे थे कि आईसीएस की जो परीक्षा होती है, जिसे हम आजकल यूपीएससी की परीक्षा बोलते हैं, आईसीएस की परीक्षा भारत में हो। पहले क्या होता था, अ, इंग्लैंड में अलग होती थी, भारत में अलग होती थी, तो उन्होंने बोला कि आईसीएस की परीक्षा है वो भारत में हो। इनकी चौथी डिमांड थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और प्रशासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की स्थापना की जाए। ये इनकी शुरुआती मांगी थी, और इन पर जो ये मांगे थी, इनकी काफी हद तक ये मांगे मान ली गई थी। और स्थापना के समय अब ये ध्यान रखते हैं कि जो जब जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस टाइम हमारे अंग्रेज अधिकारी कौन थे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री वो थे
विलियम ग्लैडस्टोन, और भारतीय सचिव थे लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल, और वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वही थे जिनके साथ एओ ह्यूम ने पहले ही बातचीत कर ली थी कि भारत में विद्रोह हो सकता है, तो जिस जिस समय कांग्रेस की स्थापना की जाएंगी तो आप किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा न करें। और इस स्थापना से लेकर बहुत सारे विवाद थे या इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। सेफ्टी वॉल्व को आप दूसरा नाम भी इसका याद रख सकते हैं, सुरक्षा कपाट के सिद्धांत, सुरक्षा कपाट। देखिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत हम सभी को पता है, लेकिन दूसरा नाम हिंदी में हम कभी याद नहीं करते, तो एकदम एग्जाम में देख के हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका दूसरा नाम था सुरक्षा कपाट। एक तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, और दूसरा था तड़ित चालक स्टेज मैनेज सिद्धांत, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इसका हिंदी नाम आप याद रखिए, तड़ित चालक का सिद्धांत। इसके बारे में, सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनमें क्या था, अंग्रेज शासन के विरुद्ध जो बढ़ता हुआ जन संतोष के लिए सुरक्षा कपाट की व्यवस्था करना जरूरी था। कैसे कि ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो यह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि से बचाएगी। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम हमने अभी पढ़ा, तत्कालीन वायसराय उस टाइम कौन थे, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा ना करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर मैतज्ञ नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक व आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सकें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चित ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता। और इस प्रकार जो एक इसकी स्थापना हुई थी वो एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। तो इसको लेकर बहुत सारे जो हमारे नेता थे, उदारवादी या उग्रवादी जो नेता थे, उनकी अलग अलग टिप्पणियां थी इस संस्था को लेकर। जैसे लाला लाजपत राय कहते थे कि राष्ट्रीय मेला किनका, शिक्षित भारतीयों का। कांग्रेस के सम्मेलन जो पूरे वर्ष में एक बार होने तय हुए थे, उनके लिए इन्होंने बोला कि कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के लिए राष्ट्रीय मेला है। विपिन चंद्र पाल, उन्होंने तो इसे बैगिंग इंस्टीट्यूट बोला था, याचना संस्था। विपिन चंद्र पाल इन्हें याचना संस्था कहते थे। और अरविंद घोष ने तो इन्होंने बुलबुलों से खेलने के समान बताया कि जो कांग्रेस के जो हम प्रतिवेदन भेजते हैं, कांग्रेस के जो प्रतिवेदन है वो तो बुलबुलों से खेलने के समान है। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये बोला था कि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि जो ये हमारे जो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो किस प्रकार अपनी प्रतिवेदनाएं भेजते थे, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तो ये लगता था कि गंगाधर तिलक कहते थे कि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और कर्जन जो कि खुद एक इंग्लिश अधिकारी था, उसने तो इसे गंदी चीज और देशद्रोही संगठन तक कह दिया था। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन कह लिए या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ये 3 चरणों तक चला है हमारी स्वतंत्रता तक। जैसे कि हमने देखा कि 1885 में इसकी स्थापना हुई। 1885 से लेके बंगाल विभाजन 1905 तक तो ये उदारवादी चरण रहा। इस चरण में सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, परिवेदनाओं के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने सरकार में अपना विरोध जाहिर किया। लेकिन 1905 के बाद जब सरकार ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, उसके बाद यह एक उग्रवादी चरण ले गया और हमारी जो कांग्रेस है वो भी 2 भागों में बंट गई थी, उदारवादी और उग्रवादी चरण में। 1905 से 1919, 1919 में इसमें शामिल हो जाते हैं गांधी जी। गांधी जी के आने के बाद ये युग कहलाता है गांधीयन युग, और ये रहता है स्वतंत्रता तक।
इसी तरह हमारे हम अब देखते हैं कि हमारे उदारवादी नेता कौन-कौन से थे। उदारवादी हमारे नेता थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब। ये थे हमारे उदारवादी नेता। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी को तो बम्बई त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ये अब हमारे प्रश्न आ भी सकता है कि बम्बई त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? बम्बई त्रिमूर्ति हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। अब उदारवादियों की नीतियाँ की थी क्या थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंगाल विभाजन से पहले तक जो ये उदारवादी थे या भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, वो क्या थी? अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनकी विश्वास उन्हें लगता था कि अंग्रेज हमारे लिए न्याय कर सकते हैं। तो वो उनका अंग्रेजों की प्रियता पर अत्यधिक विश्वास था। वो ये सोचते थे कि प्रार्थना पत्रों से, निवेदन से और समाचार पत्रों के माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, ये हमारी परिवेदनाएँ सुनेंगे, हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारी माँगों को पूरा करेंगे। उग्रवादी जो थे वो तो इन्हें ये बोलते थे कि यह एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। उग्रवादियों ने उदारवादियों की इन नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। उदारवादी चरण में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पहला जो इनका अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इनकी क्या-क्या माँगें थी? इनकी क्या माँगें थी कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, सैन्य खर्च में कमी की जाए, ठीक है? और सरकारी सेवा में भर्तियों को अधिक अवसर दिया जाए। प्रशासन की जाँच के लिए इन्होंने रॉयल कमीशन की माँग की थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग माँगा था और आईसीएस की परीक्षा भी कह रहे थे कि भारत में हो। इसी तरह जो उदारवादी चरण में उग्रवादी कहते हैं कि उग्रवादी जो नेता है वो कहते हैं कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उदारवादी चरण में भी कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, जैसे कि लोगों में राष्ट्र की चेतना का विस्तार विस्तार हुआ था। इस चरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यह थी कि हमारी जो सोई हुई जनता थी उसमें राष्ट्र चेतना का संचार हुआ और कांग्रेस का जो जनाधार का जो विस्तार करना था, जिस पर गांधी जी ने आंदोलन की, उसका विस्तार हुआ। उदारवादियों के प्रयासों से लंदन में 1886 में 1885 में इन्होंने आईसीएस की मांग की थी और इसी तरह एक साल बाद 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार व इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार जो है वो इंग्लैंड व भारत दोनों जगह प्रतियोगिता परीक्षा करवाने के लिए सहमत हो गई। और जैसे कि इन्होंने रॉयल कमीशन की मांग की थी, तो भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बैल बार्ड आयोग का गठन हुआ और उदारवादियों के प्रयासों से 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम भी बना। इस तरह आगे हमारा आता है दूसरा चरण। जैसे कि हमने देखा उदारवादी चरण हमारा था 1885 से 1905 तक और इसमें जैसे कि हमने अभी देखा उदारवादी चरण में क्या-क्या हमें मिला, राष्ट्र की चेतना का विस्तार हुआ, कांग्रेस के जनाधार का विकास हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और भारत परिषद अधिनियम 1892 हुआ। और आप ये भी लिख सकते हैं कि भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेल बार्ड आयोग का भी गठन हुआ था। इतना हमारा 1905 तक रहता है सिर्फ उदारवादी चरण, जो था सिर्फ 20 वर्ष के लिए। 20 वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन, जिसको कि मैं अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाऊँगी। अभी तो मेरा गला खराब है तो मैं आपको सीधा पीपीटी से बता रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको ज़रूर ब्लैक बोर्ड पे करवाऊँगी कि ये बंगाल का विभाजन किस प्रकार हुआ था, ये डिटेल में बताएँगे। उसके बाद 1905 में आ जाता है हमारा उग्रवादी चरण। जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, हमारा उग्रवादी चरण शुरू हो जाता है। हमारे उग्रवादी चरण के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जैसे कि हम नाम पढ़ते हैं लाल बाल बाल और साथ में अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये हमारे उग्रवादी चरण के नेता थे। आज हमने कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अधिवेशन, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण का एक शुरुआत पड़ी है। कल हम उग्रवादी चरण और बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और बंगाल विभाजन से लेकर गांधी युग तक का भी इस क्लास को पूरा करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, आपको समझ आया तो